हेलो विद्यार्थीगण, मैं इसके कश्यप। तो विद्यार्थीगण, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही बेहतर परीक्षा के प्रति डिवोटेड होंगे। और जैसा कि मैंने विगत क्लास में कहा था कि प्रत्येक दिन आप एक सेट बना कर आएंगे और उस सेट का यहाँ पर उसका एक्सप्लेनेशन को आप देखेंगे। तो पहले से आप यदि सेट बना कर रखेंगे तो एक्सप्लेनेशन का लाभ आपको 4-5 गुना अधिक प्राप्त होगा। जहां क्वेश्चन और उसके विकल्प का सटीकता के साथ आप उत्तर दे पाओगे, नॉलेज आपका बेहतर से बेहतर होगा, सरल से सरल तार्किक रूप से आपको उत्तर दी जाएगी। तो यूनिक पब्लिकेशन का जो बुक है अग्निवीर का, उस बुक को आप खरीदें, उसका एक सेट को आप प्रत्येक दिन बनाएं और तब उसका आप डिस्कशन के लिए उपलब्ध हो। डिस्कशन क्लास को देखें, देखिए आपको कितना अत्यधिक लाभ आपको प्राप्त होगा, कल्पनातीत आपको लाभ प्राप्त होगा, जहां हर प्रश्न का सटीकता के साथ एक्यूरेसी के साथ आपको उत्तर दी जाएगी। प्रश्न देखिए, फिल्म बाहुबली, यकीनन तौर पर बाहुबली फिल्म आप लोगों ने देखा होगा। भारत में सबसे अधिक धन कमाने वाला फिल्म था बाहुबली। तो बाहुबली फिल्म, आपने बाहुबली 2 फिल्म को यकीनन तौर पर देखा होगा। तो उसके पूछता है कि इसका निर्देशक कौन है। अब देखिए, बाहुबली दक्षिण भारतीय फिल्म था जिसे हिंदी में उसको रूपांतरित किया गया था, लेकिन संजय लीला भंसाली देखिए हिंदी फिल्म से जुड़े हुए हैं, राजकुमार हिरानी हिंदी फिल्म से जुड़े हुए। ये दोनों देखिए कहते हिंदी का है, जबकि ये फिल्म तमिल भाषा की फिल्म थी और इसका हिंदी में रूपांतरण किया गया था, तब ये इतना पैसा कमाया। तो इसके निर्देशक थे एस राजमौली। 300 करोड़ से अधिक कमाने वाला ये फिल्म था जो हिंदी में रूपांतरित किया गया था। अगला प्रश्न है, वीरेंद्र सहवाग के अलावा निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेटर ने 13 शतक लगाया? विद्यार्थीगण, अपने 13 जीवन का जो पहला टेस्ट था, टेस्ट पदार्पण टेस्ट मैच में उसने 303 रन बनाया। लेकिन दुखद पहलू रहा, कितनी शानदार आगाज के बाद भी, जैसे बोलते हैं फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन, इतने शानदार आगाज के बाद भी उसका अंतर्राष्ट्रीय कैरियर समाप्त हो गया। वो कोई सफल नहीं रह सके। इंग्लैंड के खिलाफ वह तीसरा टेस्ट, इंग्लैंड के खिलाफ उसे आकस्मिक रूप से टेस्ट मैच खेलने का अवसर मिल गया, क्योंकि एक खिलाड़ी भारत का घायल हो चुका था। तो उस अवस्था में उन्हें खेलने का अवसर मिला और वह खिलाड़ी ने 303 रन बनाया, जो भारत की ओर से 13 शतक लगाने वाले वीरेंद्र सहवाग के बाद वो दूसरा खिलाड़ी बने, वो थे करुण नायर। सबसे पहले वीरेंद्र सहवाग ने पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान में 309 रन बनाया, फिर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेलते हुए 319 रन, और करुण नायर ने इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हुए 303 रन। तो करुण नायर थे। केएल राहुल, विराट कोहली या राहुल द्रविड़ दोहरा शतक तो बनाए, लेकिन 13 शतक वो नहीं बना पाए थे। राहुल द्रविड़ अभी वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम के कोच की भूमिका में हैं। 10,000 से अधिक रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी में से एक रहे। इन्हें द बॉल अर्थात दीवाल के नाम से भी जाना जाता था। एक छोर पर मजबूती के साथ भारत के लिए खड़े रहते थे। केएल राहुल वर्तमान में भी भारतीय टीम के खिलाड़ी हैं। विराट कोहली चंद दिन पहले तक भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में काम कर रहे थे। अगला प्रश्न है, गीत सेठी। गीत सेठी जो कि एक खिलाड़ी हैं, जिसे सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के मैदान के लिए जाने जाते हैं, सानिया मिर्जा टेनिस के लिए जानी जाती है, पीवी संधू साइना नेहवाल बैडमिंटन के लिए जाने जाते हैं, उसी प्रकार जो है गीत सेठी अपने खेल के लिए शतरंज में देखिए भारत का विश्वनाथ आनंद, शतरंज के लिए
विश्वनाथ आनंद, ये शतरंज के मशहूर खिलाड़ी रहे। हॉकी में श्री ध्यानचंद, अभी वर्तमान में महिला खिलाड़ी रानी रामपाल अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय खिलाड़ी है। तो हॉकी के सबसे महानतम खिलाड़ी रहे वो थे ध्यानचंद। क्रिकेट में देखिए सचिन तेंदुलकर अभी वर्तमान समकालीन में सबसे महानतम क्रिकेट खिलाड़ी रहे। तो बिलियर्ड्स के थे गिट सेठी। बिलियर्ड्स जो है आपने देखा होगा फिल्म वगैरह में, एक बड़ा सा टेबल पर कई लाल पीला गेंद रहता है, एक लंबे से डंडा से उसको जो है सो मारते हैं और उसके होल में उसे गिराते हैं। तो गिट सेठी इसके महानतम खिलाड़ी, कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता और विश्व बिलियर्ड्स विजेता के रूप में अपनी पहचान बनाए। तो गिट सेठी जो है वह किस क्षेत्र के रहे? तो बिलियर्ड्स के रहे। दास कैपिटल पुस्तक और लेखक दास कैपिटल विश्व की महानतम पुस्तक में से एक है। साम्यवादी कम्युनिज्म, कम्युनिस्ट व्यवस्था का यह मूल आधार है। ये पुस्तक के लेखक जर्मनी के विद्वान थे, जिन्होंने दास कैपिटल नामक पुस्तक लिखा। पुस्तक में लिखा गया कि दुनिया में, विश्व में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक शोषक और दूसरा शोषित। 10% मेहनत करता है और 90% मेहनत करता है, श्रमजीवी है जो श्रम के रूप में काम करता है, और उस 90% की मेहनत को 10% लोग प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात 90% शोषित है और 10% शोषक है। इन्होंने कहा था, दुनिया के मजदूरों तुम एक हो, तुम्हें खोने के लिए जंजीर के सिवाय कुछ नहीं और पाने के लिए सारा संसार है। तो उसके लेखक रहे जर्मनी के कार्ल मार्क्स। रूसो ने, रूसी नहीं था, रूसो जो है वो सामाजिक संविदा का सिद्धांत, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, यह महान राजनीतिक विद्वान था। यह जो है राजनीति का महान विद्वान था। इसने सामाजिक समझौता का सिद्धांत के नाम से किताब लिखा। चाणक्य भारत का महानतम राजनीतिज्ञ और विश्व में राजनीति के रूप में पहली पुस्तक लिखा गया, उसका नाम था अर्थशास्त्र। और मॉन्टेस्क्यू ये महान विद्वान, ये भी पॉलिटिकल साइंस का महान विद्वान था। इसकी किताब जो है, इसका किताब है द स्पिरिट। इसने जो किताब लिखा, ये आपका विशेषकर इसके किताब जो है यूरोपीय जगत में काफी लोकप्रिय रहा। द स्पिरिट ऑफ लॉ, स्पिरिट ऑफ लॉ इसका पुस्तक रहा। तो चारों जो है अब अलग अलग क्षेत्र के विद्वान हैं, चारों ने पुस्तक लिखा और चारों का जो पुस्तक है वह अलग अलग एग्जाम में पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? भारत में नहीं था, भारत के बाहर है। नदी तो भारत में प्रवाहित होती है, लेकिन वह नदी भारत से नहीं निकली। और भारत में संजोग ऐसा है, देखिए भारत में गिरता भी नहीं है। नदी भारत के बाहर निकला, भारत के बाहर किसी अन्य देश में नदी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, सिर्फ भारत से होकर वो नदी बहती है। वह नदी कहाँ से निकलती है? तो वो देखो नदी निकलती है तिब्बत का मानसरोवर के पास से। तिब्बत का मानसरोवर के पास से निकलती है। उसे तिब्बत में यांगलूप नदी के नाम से जानते हैं। तिब्बत में उसे यांगलूप नदी के नाम से जानते हैं। भारत में सबसे पहले वो अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करता है, या वहाँ तिब्बत में उसे सांगपो, दोनों नाम से, तिब्बत में उसे सांगपो नदी के नाम से भी जानते हैं। भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करता है, तब इस नदी को दिहांग नदी के नाम से जानते हैं। दिहांग नदी जब लोहित नदी से मिल जाती है, तब असम में, तब जो है इसे असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। और उसके बाद ये बांग्लादेश चली जाती है
बांग्लादेश में गंगा से मिल जाती है। बांग्लादेश में जब ये नदी पहुंचती है तब इस नदी को जमुना नदी के नाम से जानते हैं, और जब जमुना से गंगा मिल जाती है तब इस नदी को बोलते हैं पद्मा नदी के नाम से जानते हैं। एक ही नदी का अलग अलग नाम है। भारत की में प्रवाहित होने वाली ये सबसे लंबी नदी हो जाती है, जबकि ब्राह्मणी नदी ये उड़ीसा की एक महत्वपूर्ण नदी है। शंख और कोयल नदी जो दोनों झारखंड की नदी है, दोनों झारखंड से निकलती है। झारखंड में जहां शंख और कोयल नदी मिल जाती है उसके बाद वो नदी को ब्राह्मणी नदी कहते हैं। जैसे लोहित नदी और दिहांग नदी के मिलने के बाद वो ब्रह्मपुत्र नदी हुआ, तो शंख और कोयल नदी के संगम के बाद जब नदी बनती है तो नदी ब्राह्मणी नदी के नाम से जानी जाती है, जो उड़ीसा की एक सबसे महत्वपूर्ण नदी में से एक है। शारीरिक शिक्षा और खेल का राष्ट्रीय संस्थान को भारतीय खेल प्राधिकरण साई में कब शामिल किया गया? देखिए, शारीरिक शिक्षा और खेल का राष्ट्रीय संस्थान ये कहाँ है? तो ये है झांसी में, अर्थात एमपी में है। ये एमपी में है और इसकी स्थापना 1964 में किया गया। इसे सरकार ने अपने अधीन जो है 1982 में इसे सरकार ने अपने अधीन में कर लिया। उसके बाद जो है साई की स्थापना दिल्ली में किया गया। तो साई की स्थापना जो है वास्तव में देखा जाए तो साई की स्थापना 1986 से यह काम करना शुरू हुआ। व्यवहार में चलिए, चूंकि 86 विकल्प में है नहीं, यहाँ पर 1987 से साई की स्थापना हुई जो नई दिल्ली में है। साई का मुख्यालय जो खेल के लिए युवाओं को ये प्रेरित करता है, युवाओं को अवसर उपलब्ध कराता है, उसे प्रशिक्षण देता है ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वो खिलाड़ी बन सके, ओलंपिक एशियाड जैसे खेलों में वह पदक को प्राप्त कर सके। तो ये स्थापना हुआ 1987 में। एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड आतंकवाद पर नियंत्रण के लिए, आतंकवाद क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विदेशों से धन, विदेशों से तकनीक, विदेशों से प्रशिक्षित युवा जो किसी दूसरे देश में जाकर आतंक फैलाते हैं, विश्वास के कड़ी को तोड़ते हैं, जगह जगह भय और आतंक का वातावरण बनाते हैं, गोली चलाते हैं, गोली चलाते हैं, बम चलाते हैं, जान माल की क्षति करते हैं, आर्थिक तौर पर नुकसान करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो उस आतंकवाद पर नियंत्रण के लिए, 1986 में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की स्थापना किया गया ताकि उस पर आतंकवाद पर नियंत्रण प्राप्त किया जा सके, आतंकवादी को धर पकड़ा जा सके, उसको अंजाम देने के पहले ही उसे मार गिराया जा सके। इसके लिए एनएसजी जो दुनिया की सबसे बेहतरीन कमांडो फोर्स में से एक होता है, आप में से अग्निवीर में से ही कुछ लोगों का सिलेक्शन इसमें भी होगा। सेना के जो सबसे सुयोग्य होते हैं उसको एनएसजी में भी शामिल करते हैं ताकि आतंकवाद जैसे समस्या पर आसानी से वो नियंत्रण प्राप्त कर सकें। निम्नलिखित में कौन भारत सरकार का मौद्रिक नीति, मौद्रिक, अब देखो मुद्रा से, मौद्रिक मतलब क्या हुआ? मुद्रा। मुद्रा किसको कहते हैं? मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर संपूर्ण अर्थव्यवस्था घूमती है। मुद्रा क्या है? जो मुद्रा का काम करे उसे मुद्रा कहते हैं। तो मुद्रा का काम है विनिमय का माध्यम, संचय का माध्यम, हस्तांतरण ट्रांसफर का माध्यम, वैल्यू का निर्धारण करना। तो मौद्रिक अर्थात मुद्रा से जुड़ा हुआ। अब देखो, मुद्रा से जुड़ा तो राष्ट्रपति क्या है? हमारे कार्यपालिका के प्रधान हैं। अनुच्छेद 53 कहता है कि राष्ट्रपति में संघ सरकार की सभी कार्यपालिका शक्ति अर्थात जो संविधान अधिकार दिया उसका प्रयोग करेंगे। किसकी सलाह से? तो प्रधानमंत्री की सलाह से। राष्ट्रपति कार्यपालिका का संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रधान होते हैं। तो प्रधानमंत्री जो है
वास्तविक प्रधान होते हैं। प्रधानमंत्री क्या होते हैं? तो ये वास्तविक प्रधान होते हैं। प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति तमाम कार्य को पूरा करते हैं। तो ये दोनों देखिए क्या हो गया, ये दोनों कार्यपालिका का हिस्सा हो गया। तो 50-50 कर दिए, दो तो अलग हो गया। ये रुपया के पूछ रहा है, देखो अलग से वित्त मंत्री होते हैं। तो वित्त मंत्री काम क्या होता है? वित्त मंत्री काम है बजट को तैयार करना, देश में कहाँ कहाँ धन का खर्च किया जाना है, कैसे इनकम आएगा, आय और व्यय, इनकम और एक्सपेंडिचर। वित्त मंत्री का काम है आय और व्यय से संबंधित कागजात को तैयार करना, देश का बजट को तैयार करना। जबकि आरबीआई का काम होता है मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी को जारी करना। और आरबीआई अपनी मौद्रिक नीति का प्रत्येक 2 माह में 60 दिन में इसका रिव्यू, इसका समीक्षा करता है, प्रत्येक 60 माह दिन। इसमें क्या क्या आता है? मौद्रिक नीति में देखिए बैंक रेट, आपने अखबार के पन्नों पर पढ़ा होगा, बैंक रेट, रेपो रेट, आरआर, रेपो रेट, ये दोनों बराबर अखबार के पन्नों पर रहता है। इसके अलावा इसमें सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इत्यादि को मौद्रिक नीति के अंतर्गत रखा जाता है। तो राजकोषीय नीति सरकार और मौद्रिक नीति आरबीआई के द्वारा जारी की जाती है। राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना, इसकी स्थापना किया गया था ताकि योजना आयोग जो योजना का निर्माण करती है, उस योजना के बजट को स्वीकृति प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी की स्थापना की गई थी। यह एक गैर संवैधानिक, एनडीसी जो है यह एक गैर संवैधानिक संगठन है। इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। एनडीसी की स्थापना किया गया 6 अगस्त 1952 को। तो 6 अगस्त 1952 को एनडीसी की स्थापना किया गया। एनडीसी का पदेन अध्यक्ष, एनडीसी का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो होते हैं प्रधानमंत्री, इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। योजना आयोग का सभी सदस्य एनडीसी का मेंबर हुआ करता था। सभी केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री इसके मेंबर होते थे। सभी राज्य का मुख्यमंत्री, सभी राज्य का सीएम इसका मेंबर होता था। तो जो योजना आयोग के द्वारा तैयार किया गया योजना बजट को स्वीकृति, मंजूरी प्रदान करने वाली संस्था थी। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, प्रथम पूछ रहा है मुस्लिम राष्ट्रपति, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, ये भी क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है। अब देखिए बीबी गिरी तो मुस्लिम है नहीं, नाम से ही आपको दिख रहा है। बराह वेंकट गिरी, बीबी गिरी का जो पूरा रूप है वह है बराह वेंकट गिरी। ये 1969 से 1974 तक देश के राष्ट्रपति रहे। तो एक विकल्प देखिए आपका समाप्त है। एपीजे अब्दुल कलाम तो आपको याद ही होगा कि 2002 में एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बने और 2007 तक ये राष्ट्रपति के पद पर रहे। तो ये तो आपके यादाश्त में आपने उन्हें देखा है राष्ट्रपति के पद पर। तो देखिए 2 विकल्प 50-50 फिर आप कर दीजिए। तो क्वेश्चन का उत्तर कैसे निकाल सकते हैं? कभी 50-50 करके, कुछ क्वेश्चन जो है प्रश्न और विकल्प को देख करके। अब देखिए 2 है तो उत्तर यहाँ है डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 में ये राष्ट्रपति चुने गए। 1969 तक राष्ट्रपति रहे। राष्ट्रपति के रूप में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। सबसे कम मात्र 2 वर्ष तक ही ये राष्ट्रपति रहे। तो पहला राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो जाती है। उसके बाद देखिए फखरुद्दीन अली अहमद, ये भी राष्ट्रपति बने। और ये राष्ट्रपति कब बने? तो ये राष्ट्रपति बने फखरुद्दीन अली अहमद
1974 में राष्ट्रपति बने और 1977 तक रहे। दुर्भाग्य ये भी रहा कि इनकी मृत्यु भी कार्यकाल के दौरान हो जाती है। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद, एपीजे अब्दुल कलाम 3 मुस्लिम राष्ट्रपति रहे, उसमें 2 की मृत्यु कार्यकाल के दौरान ही हो जाती है। तो फखरुद्दीन, अब चारों के चारों राष्ट्रपति रहे, चारों का कार्यकाल कब से कब रहा ये आप देख चुके। इस प्रकार से विद्यार्थीगण, तो आपको अच्छी तरह से हर प्रश्न का पूरी सटीकता, सारगर्भित, पूरे विश्लेषण और सरल रूप में आपको उत्तर दी जाती है। तो आपको कैसा लगा अपना कमेंट आप जरूर देंगे, अपने विचार जरूर रखेंगे कि आपको ये पढ़ाई कैसी लगी। धन्यवाद।